हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं डिसोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी और पार्टनरशिप फॉर्म का लास्ट पार्ट। पिछले वीडियो के लास्ट पार्ट में आपने एक क्वेश्चन देखा था जो कि मैंने आपको सॉल्व नहीं कराया था, मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। तो उसमें 5 एंट्रीज थी, आपने सॉल्व कर ली होगी, आपको आ गई होगी। नॉर्मल बेसिक जर्नल एंट्री का पार्ट है। अगर आपका 11th का स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो उस केस में आपका 12th का भी स्ट्रॉन्ग रहता है। और आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स होते हैं, BCom, MCom या हम बोल सकते हैं CA CS, वो आपके लिए आसान हो जाते हैं क्योंकि आपका बेसिक पार्ट कवर है। तो यहाँ पे भी बेसिक पार्ट की बात कर रहा है, थोड़ी सी आपको जर्नल एंट्री का पार्ट आना चाहिए। उसके बाद तो आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या कोई भी पार्ट की आप बात कीजिए, क्योंकि हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें बेस ही वो है, तो वो स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। ठीक है, सीधी सी बात है, यानी जर्नल एंट्री आपको आनी चाहिए। वो नहीं आती तो आप उल्टा सीधा करोगे ही करोगे। इसके बाद आपका पार्ट आता है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर का। जनरली आपको पता है कि फर्म डिसॉल्व होती है तो उस केस में पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक करते हो लास्ट में आप, यानी सारा का सारा पार्ट एडजस्ट करते हो, या कभी कभी पार्टनर से मंगा भी लेते हो बाय कैश या बैंक। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे पार्टनर लेके आ पाए, क्या पता कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो उस केस में क्या एंट्री होती है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जनरली कैसे होती है, और अगर गार्डनर वर्सेस मरे रूल लग गया तो क्या पार्ट एप्लीकेबल होता है। तो मैंने इलस्ट्रेशन भी कवर किया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए पहली एंट्री क्या बोल रहा है इसमें, ये बोल रहा है BR ऑफ ₹20,000 डिस्काउंटेड विद बैंक इज डिसऑनर्ड एज ड्रॉई वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 30% अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम हिम। ठीक है, देखिए आप एक पार्टनरशिप फॉर्म हो, आप क्या कर रहे हो, जिसको भी गुड्स बेचते हो कस्टमर को, तो आपको पता है आप श्योरिटी के लिए बिल लिख लेते हो, तो सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है, तो आप ड्रॉर हो और सामने वाला क्या है, ड्रॉई, आपको पता है। जब आप बिल लिखते हो तो एंट्री क्या करते हो, BR अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, मतलब BR अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ठीक है, यही करते हो। लेकिन आपको पता है कि जैसे अगर आपने 3 महीने का बिल लिखा, अब आपको ये मान के चलो कि 1 महीने बाद ही पैसों की ज़रूरत हो गई। 3 महीने का बिल लिखा है, सामने वाला कब देगा, 3 महीने बाद देगा, लेकिन आपको 1 महीने बाद ही पैसों की ज़रूरत हो गई, तो आप बैंक में गए और बैंक ने डिस्काउंट करके आपको अमाउंट दे दिया। तो ये 20,000 का बिल था जो कि बैंक से आपने डिस्काउंट करा रखा था, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि BR जब भी आपने क्रिएट किया था तो BR को डेबिट किया था, BR टू डेटर। तो डेटर्स तो पहले खत्म हो गया क्योंकि आपने पहले शुरू में की होगी डेटर्स टू सेल, तो डेटर डेबिट से क्रेडिट हो गया, तो आपको पता था कि BR बच गया। फिर जैसे आपने बैंक से डिस्काउंट करा दिया तो BR खत्म हो गया। ठीक है, यानी मैच्योरिटी से पहले आपने बैंक से पैसा ले लिया। अब देखिए आपकी लाइबिलिटी बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती, क्योंकि आपको पता है कि अगर सामने वाला ड्रॉई मैच्योरिटी पे बैंक को पैसा नहीं देगा तो बैंक किसके पास आएगा, आपके पास ही आएगा, मतलब आपकी फर्म के पास ही आएगा। क्योंकि बैंक क्या बोलेगा, आपने तो हमसे पूरे के पूरे कितने ले लिए, जो भी डिस्काउंट काट के, मान लो कि डिस्काउंट बैंक ने 1,000 काटा और आपको बिल पे 19,000 दिए, तो बैंक तो पूरे के पूरे 20 मांगेगा, क्योंकि बैंक क्या बोलेगा कि हमने 1 महीने के बाद 3 महीने तक, मतलब 2 महीने तक उस बिल को अपने पास रखा। सामने वाला इंसॉल्वेंट हो गया, उसने बोला कि बिल के पैसे ही नहीं है, और उससे सिर्फ 30% अमाउंट मिला, तो वो भी आप ही लेके जाओगे। वो कौन लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंसॉल्वेंसी का केस है, तो उस केस में आपको पता है कि बिल से रिलेटेड पार्ट मत देखिए। इंसॉल्वेंसी के केस में जब भी ये 30% अमाउंट रिसीव होगा तो किसको होगा, मुझको मिलेगा, यानी मैं एक फर्म हूँ, मुझे मिलेगा, बैंक को नहीं मिलेगा। बैंक तो मुझसे पूरे 20,000 मांग लेगा। तो इसका मतलब क्या, उस 2 महीने के लिए तब तक मैंने क्या दिखाई, कंटीजेंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड के फॉर्म में कंटीजेंट लाइबिलिटी दिखाई, मतलब बैलेंस शीट के नीचे दिखाई, फुट नोट में, बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाई। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे मैं किसी की गारंटी दे देता हूँ, क्या पता सामने वाला भग जाए, फिर तो भग भी सकता है, नहीं भी भग सकता, क्या पता वो पेमेंट कर दे जिसकी भी मैंने गारंटी दी है। अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता तो उसके बाद जिसको भी हमने गारंटी दी है वो हमारे पास आएगा और बोलेगा तुम्हारी पार्टी तो भग गई जिसकी तुमने गारंटी दी थी। तो लाइबिलिटी बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती। तो आपको पता है एक तरीके से अनरिकॉर्डेड है, क्या है, अनरिकॉर्डेड। लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि बैंक से डिस्काउंट हुआ और डिसऑनर्ड हुआ तो बैंक हमारे पास आ जाएगा, तो वो लाइबिलिटी एक्चुअल में बन गई। तो लाइबिलिटी एक्चुअल में बन गई और आपको बैंक को देना पड़ेगा, बैंक को आपको पे करना पड़ेगा। तो उस केस में अनरिकॉर्डेड की एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन टू बैंक। जैसे नॉर्मल लाइबिलिटी पे करने की एंट्री होती है, पार्टनरशिप में बता रहा हूँ, तो पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, रियलाइजेशन टू बैंक, क्योंकि किसके केस में पढ़ रहे हैं हम, डिसोल्यूशन के केस में पढ़ रहे हैं। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक, तो इस तरीके से आपकी एंट्री हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा आपको 30% अमाउंट इस ड्रॉई से मिल गया आपको, मतलब फर्म को, तो फर्म को जब भी मिला तो फर्म क्या बोलेगी कि कैश अकाउंट डेबिट। क्योंकि देखिए जैसे ही ये जो डिसऑनर्ड हो गया बिल, तो जो डेटर्स था ड्रॉई वापस से डेटर बन गया, वो वापस से डेबिट हो गया होगा। ठीक है, और वो बुक्स में आ गया होगा मान के चलो। लेकिन आपको पता है कि आपने उसको क्लोज कर दिया, कैसे करके, वही रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, जितनी भी एसेट्स आपने क्लोज कर दी। लेकिन जैसे उससे पैसा मिला जितना भी, तो आपने किस में डाल दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया, तो कैश टू रियलाइजेशन। तो उससे कितना मिला, 30% मिला। अगर नहीं भी मिलता तो भी चलता, मैंने आपको बताया था, चाहे एसेट्स का पैसा रियलाइज नहीं हो तो तब भी चलता है। तो आपने कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब आपने रियलाइजेशन के बाय कैश में इसको डाल दिया। अब देखिए मैंने आपको एंट्री बताई, तो 20 का 30% कितना होता है,
6000 कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और ये पूरा का पूरा बैंक आपसे मांगेगा। ठीक, तो आपके लिए एक तरीके से क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जैसे आप लाइबिलिटी नॉर्मल पे करते हो वैसे आप क्या करोगे, इसको भी एंट्री करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, नॉर्मल पार्ट है। तो आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए। अब देखिए बी सोचिए, बी में क्या बोल रहा है, 100 शेयर्स ऑफ बजाज ऑटो लिमिटेड एक्वायर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 3600 हैड बीन रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स। These were valued at ₹12 per share and were divided among partners A and B in 2:1। आप खुद सोचिए कि एक आपने क्या कर रखा था, मान के चलो कि बजाज ऑटो लिमिटेड के 100 शेयर एक्वायर कर रखे थे, मतलब इन्वेस्टमेंट था जिसकी कॉस्ट क्या थी 3600, जो कि बुक से रिटर्न ऑफ कर दिए गए। इसका मतलब क्या है, वही रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कर चुके थे आप, मतलब एसेट्स को क्लोज कर चुके थे टू इन्वेस्टमेंट। अब ये मान के चलिए कि अगर ये इन्वेस्टमेंट आप बेच देते हो और पैसा मिलता है तो एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक, लेकिन अगर उसको कोई पार्टनर ले लेता है, जो कि पार्टनर ए और बी ले रहे हैं, किस रेशियो में 2:1, तो आप क्या करते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो इसमें एंट्री क्या होगी, ए कैपिटल बी कैपिटल टू रियलाइजेशन। अब इससे होगी क्या, नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वैल्यू कितने में हुए, वो 12 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से हुए, ना कि 36 रुपीज़ पर शेयर। पहले क्या थे, 36 रुपीज़ पर शेयर। आप दिमाग लगा सकते हो कैसे, क्योंकि 100 शेयर है। तो अब कितने हैं, 12 रुपीज़ पर शेयर, तो 1200 जो है वो 2:1 में बढ़ जाएंगे, इंटू 2/3 और इंटू 1/3, मतलब 800 एंड 400। तो एंट्री क्या होगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन का पार्ट। तभी मैंने क्या बताया, आपको बेसिक पार्ट आना चाहिए, उसके बाद आपको जर्नल एंट्री का पार्ट आराम से इनसे रिलेटेड, जो डिसोल्यूशन से रिलेटेड है, आराम से आ जाएगा। अब सी में क्या बोल रहा है, अब इसमें बोल रहा है कि मिस्टर वर्मा एक क्रेडिटर है टू होम ₹6000 आर ड्यू। हमारे कोई क्रेडिटर है जिसको हमें क्या करना है, 6000 रुपये देने हैं, मिस्टर वर्मा नाम से है। एक्सेप्टेड ऑफिस इक्विपमेंट एट ₹4000 एंड द बैलेंस पेड टू हिम बाई कैश। अब देखिए ये नहीं भी बोलता तब भी हम यही करते, तो ये तो आपको बोल दिया। अच्छा, एक तरीके से मान लो कि ये अच्छी जिसने भी बनाया उसने आप एक तरीके से आपको क्या समझाने के लिए बता दिया, लेकिन आपको पता है कि ज़रूरी नहीं आपको दे रखा हो, क्योंकि मैंने आपको जब भी बताया था कि एसेट्स के साथ लाइबिलिटी का पार्ट सेट ऑफ होता है जब भी, तो अगर लाइबिलिटी का पार्ट कुछ भी बच जाता है तो आपको उसकी एंट्री करनी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने बोला क्यों, क्योंकि देखिए मैंने आपको बोला कि टू एसेट आप बंद कर चुके हो और बाय लाइबिलिटीज़ आप बंद कर चुके हो, मतलब बाय क्रेडिटर्स कर चुके हो और टू ऑफिस इक्विपमेंट कर चुके हो। तो अगर आपका लाइबिलिटी का पार्ट कम होता एसेट से तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, सेटलमेंट हो गया, या उतना ही होता तो हम क्या बोलते हैं, सेटलमेंट हो गया। लेकिन अगर आपकी लाइबिलिटी का पार्ट ज़्यादा है तो हमने ये देखा है कि देखो जब भी क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो आपको लाइबिलिटी के पे करने की एंट्री करनी है। वैसे आप देखिए कि अगर ऑफिस इक्विपमेंट आपको सिर्फ 4000 रुपये का ही मिल रहा है, उस क्रेडिटर को 4000 का ही मिल रहा है, तो वो 2000 और मांगेगा, क्योंकि उसको सिर्फ 4000 की वैल्यू की चीज़ ही मिली है, तो वो 2000 मांगेगा। मान के चलो कि इसकी बुक वैल्यू 4 थी और डिसाइड कितनी भी 2500, तो 4000 नहीं बोलोगे, 2500 बोलोगे, तो 6000 में 2500 जाएंगे तो वो 3500 मांगेगा। ठीक है, समझ गए, इस तरीके से वो मांगेगा। अभी वो कितने मांग रहा है, अभी वो 2000 मांग रहा है। तो क्रेडिटर को पे करने की एंट्री क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि 6000 से तो आप पहले ही बंद कर चुके हो, तो रियलाइजेशन टू कैश या बैंक, यहाँ पे कैश बोल रखा है तो आपकी एंट्री देखो क्या हो रखी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहा है, तो 2000 से हो गई। अब डी में बोल रहा है डेटर्स ऑफ ₹5 लाख एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ ₹20,000 ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। वही ग्रॉस पे जाता है, आपको पता है कि 5 लाख के डेटर्स थे और प्रोविजन क्या था 20 था, तो ये टू साइड में चले गया और ये बाई साइड में चले गया। ये लाइबिलिटी है और ये एसेट है। ठीक, ऑन डिजोल्यूशन बैड डेट्स फॉर ₹1 लाख एंड रिमेनिंग डेटर्स रिलाइज एट 30% डिस्काउंट। अब बताइए कितना बेसिक पार्ट है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि कभी भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने डेटर बंद कर दिए, अगर आपने प्रोविजन का पार्ट बंद कर दिया, तो आपको पता है कि जितना भी मिले काफ़ी है जब भी हम एसेट की बात करते हैं। तो अगर आपके बैड डेट्स हो गए तो जाने दो ना, तो आपको पता है कि 5 में से 1 बैड डेट्स हो गए पता है, तो बाकी 4 लाख, क्योंकि बोला रिमेनिंग डेटर्स रिलाइज एट 30% डिस्काउंट, तो ये बोल रखा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। 5 में से 1 गए 4 और यहाँ पे बोल रहा है कि 30% डिस्काउंट पे रिलाइज हुए, मतलब 70% पे रिलाइज हुए, तो 4 लाख का 70% कितना हो गया, 280 हो गया। और जब आपको पता है कि आपको पैसे मिलते हैं तो आप एंट्री क्या करते हो, कैश अकाउंट डेबिट। जो भी एसेट्स रिलाइज होती है तो क्या करते हो, टू रियलाइजेशन, क्योंकि डेटर आप पहले ही क्लोज कर चुके हो तो आप टू डेटर करोगे ही नहीं। सिंपल पार्ट बेसिक, तो आपको जितना भी मिले सफिशिएंट है वो देख के चलिए, और 280 निकल के आ गया कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन का पार्ट। ठीक, अब ई देखिए क्या बोल रहा है, द फर्म हैड बोरोड ₹35,000 फ्रॉम रश्मि ए पार्टनर, फर्म गॉट डिजॉल्व, रश्मि डिसाइड टू टेक ओवर फर्नीचर अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ हर लोन।
अब देखिए यहाँ पे ये पर्टिकुलर आप ये दिमाग लगाना कि यहाँ पे बोल रखा है फर्म हैड बोरो ₹35,000 फ्रॉम रश्मि ए पार्टनर, एक वो पार्टनर है। तो आपको पता है कि अगर फर्म ने एक पार्टनर से बोरो किया है तो पार्टनर्स लोन अलग से क्रिएट होता है, ठीक है, यानी रश्मिज लोन अकाउंट अलग से क्रिएट होगा, तो इसको आपने रियलाइजेशन से बंद नहीं किया होगा। लेकिन अब देखिए आप इसको पेमेंट नहीं कर रहे, यानी आपको ये बाय बैलेंस दिखा रहा है। आपको कभी भी समझ में नहीं आए तो जनरली क्या करो, लेज़र या एंट्रीज के थ्रू लेज़र बनाओगे तो बिल्कुल सही रहेगा, जिससे आपको पोस्टिंग समझने में आसानी होगी। ये 35,000 आपने बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन में लिख दिया, जो कि नॉर्मल मैंने आपको फॉर्मेट में ही बताया था। अब देखिए आपको पता है कि जब आप पे करते हो तो क्या करते हो, रश्मि लोन अकाउंट डेबिट, रश्मिज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जनरली ये कर लेते हो या टू कैश जैसे भी है, और 35,000 पे कर लेते हो। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर्म डिजॉल्व हो गई, रश्मि डिसाइड टू टेक ओवर फर्नीचर अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ हर लोन। तो आपको पता है कि रश्मि का लोन डेबिट तो होगा ही होगा, क्योंकि वो रियलाइजेशन से बंद हुआ ही नहीं था, वो रियलाइजेशन से बंद हुआ ही नहीं था। अब आप खुद देख सकते हैं कि रश्मि क्या कर रही है, पर्टिकुलर ये पार्ट ले रही है। अब सोचिए कि अगर आप फर्नीचर बेचते, दिमाग लगाओ, अगर आप एक फॉर्म ऑफ फर्नीचर बेचते तो आपको क्या मिलता, कैश मिलता। अब वो कैश को आप क्या कर सकते थे, पेमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते थे रश्मि के लोन के लिए। तो आप क्या करते हैं, रश्मि लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आपने क्या करा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन और रश्मि लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश से कैश कट गया, ऐसे ही हुआ। तो नॉर्मल एंट्री क्या हुई, रश्मि लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि जब भी पार्टनर का लोन अगर लाइबिलिटी या एसेट कैसे भी दे दे, देखो एसेट में एंट्री उल्टी होती है, तो मैं आपको बता सकता हूँ क्यों, क्योंकि आपको पता है कि पार्टनर ने एक तरीके से हम बोल सकते हैं लोन लिया है, यहाँ पे क्या पार्टनर ने लोन दिया है, तो लाइबिलिटी है, उस लाइबिलिटी को हमें पे करना है, तो पे करने की जगह हम क्या कर रहे हैं, उसके बदले में फर्नीचर दे रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, रश्मि लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो जाएगा। तो इसमें एक तीर दो शिकार क्या हो गए कि आपने पेमेंट भी कर दिया एक तरीके से, और आपने बाय रश्मि लोन दिखा दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। जैसे आपको बाय कैश मिलता है या कोई पार्टनर ले लेता है एसेट, तो आप क्या करते हो, बाय कैश या बैंक करते हो, कोई पार्टनर ले लेता है तो बाय एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, ये मैंने आपको सिखाया था। तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, बाय रश्मि लोन भी आ जाएगा। तो रश्मि लोन भी खत्म और इसके साथ साथ वो रियलाइजेशन में भी आ गया। अब अगर एसेट से रिलेटेड लाइबिलिटी का पार्ट है तो इसका रिवर्स हो जाएगा यार रखना, क्योंकि वो उस केस में लोन जो होता है अगर फर्म ने दिया है तो वो डेबिट होता है, तो उसकी जगह वो क्रेडिट हो जाएगा और ऊपर रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा। तो याद रखना ऐसा भी केस हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे था रश्मिज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ऐसा जरूर पार्ट आ जाता है। अब आपने बोला सर एक और भी तो केस हो सकता है इसमें, कि आपने बताया कि सर एंट्री तो होती नहीं है जब भी लाइबिलिटी के साथ एसेट को सेट ऑफ करते हो। तो आप देखिए मैं कौन सी चीज़ की बात करता हूँ, जो बंद हो जाती है, जो एसेट बंद हो गई और जो लाइबिलिटीज़ बंद हो गई, अगर वो आपस में सेट ऑफ हो रही है तो उसकी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि हमें पता है कि इस केस में हमने नहीं करी। इसमें बताओ मैंने ट्रांसफ़र की एंट्री करी कि नहीं, मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा 2,000 की एंट्री करी। अगर मेरे इक्विपमेंट 6,000 के होते वैल्यू के, 8 के होते, 10 के होते, तो मैं एंट्री ही नहीं करता। लेकिन यहाँ पे क्यों करी, क्योंकि आपको पता है कि ये बंद नहीं हुआ था, जबकि क्रेडिटर बंद हो गए और ऑफिस इक्विपमेंट बंद हो गए। समझ गए, ये पार्ट आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए अगर फर्नीचर की वैल्यू 35 ही दे रखी है, आपको पता है कि इसके अगेंस्ट क्योंकि कुछ नहीं बोल रखा, लेकिन मान के चलो कि फर्नीचर की वैल्यू फर्नीचर जैसे दे रखा था आपको 35,000 का बुक्स में, लेकिन उसकी रियल में वैल्यू, एग्रीड वैल्यू जो तय हुई, यानी ये रश्मि ने क्या बोला कि भाई इसकी मार्केट में वैल्यू 25,000 चल रही है, तो बाकी 10,000 तो मैं क्या लूँगी, कैश में लूँगी। तो उस केस में एंट्री क्या होगी, रश्मिज लोन अकाउंट डेबिट 35, उसमें से देखो रिलाइजेशन में कितना गया 25, क्योंकि उतना ही एडजस्टमेंट हुआ है, और बाकी टू बैंक कितना हो जाएगा या टू कैश कितना हो जाएगा, 10,000 से हो जाएगा, क्योंकि रश्मि क्या बोल रही है कि इसकी वैल्यू ही कितनी है फर्नीचर की, 25,000 की है। तो जब भी आपको पता है कि एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है तो आपको एंट्री करनी पड़ती है, पर इसमें आप रियलाइजेशन की एंट्री क्यों कर रहे हो, क्योंकि रश्मि के लोन का अकाउंट बंद नहीं हुआ था, इसलिए आपको बंद करना था। समझ गए। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए, थोड़े थोड़े आपके एंट्रीज़ के आपको आने चाहिए। अब इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स की बात कर रहा है, ये देख लेते हैं। देखिए अब इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स में ये बोल रखा है कि ज़रूरी नहीं है कि जब भी आपका पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट दे रखा है और आपको बता दिया कि बाई साइड मतलब क्रेडिट साइड का पार्ट ज़्यादा है तो पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी आपका बाय कैश या बैंक भी आ सकता है, मतलब बाय बैंक मान के चलो आ गया, तो वो क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है कि डेबिट का पार्ट ज़्यादा है, यानी पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट ज़्यादा हो गई है और क्रेडिट कम है, तो इसका मतलब पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट भी देनी पड़ सकती है, तो घर से पैसे लेके आने पड़ेंगे, बाय बैंक होगा, ऐसा हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जब भी डेबिट का बैलेंस है तो इसका मतलब पार्टनर दिवालिया हो गए, ऐसा नहीं है, पार्टनर अपने घर से लेके आ सकता है। दिवालिया यानी जो हम इंसॉल्वेंसी की बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या है कि उसके पास जो भी वेल्थ या एस्टेट है, जो भी इसकी संपत्ति है, अब उसमें से पैसा ही रिकवर नहीं हो पा रहा, या हो भी पा रहा है तो कम हो पा रहा है,
जो भी वो बेचेगा, यानी वो बोलेगा कि मेरे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है, मेरे पास मेरी प्राइवेट एस्टेट भी या प्राइवेट एसेट भी नहीं है, प्राइवेट संपत्ति, एस्टेट मतलब संपत्ति या जो भी मेरे पास धन संपदा वेल्थ जो भी है वो मेरे पास अब नहीं रही। तो उस केस में क्या होगा ये बोल रहा है, तो ये बोल रहा है आफ्टर पासिंग एंट्रीज रिगार्डिंग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर इट इज़ पॉसिबल दैट कैपिटल अकाउंट ऑफ वन और मोर पार्टनर्स में शो डेबिट बैलेंस। तो ये बोल रहा है कि ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि देखो क्रेडिट दिखाते हैं तो टू बैंक करते हैं, लेकिन जब एक या उससे ज़्यादा पार्टनर का बैलेंस अगर एक भी हो जाए तो अगर वो डेबिट दिखा रहा है ज़्यादा और क्रेडिट कम दिखा रहा है तो उससे पैसे मंगा लिए जाएंगे। इन केस सच पार्टनर इज सॉल्वेंट, अगर वो सॉल्वेंट है यानी इंसॉल्वेंट नहीं है तो ही विल ब्रिंग द डेबिट बैलेंस ऑफ इस कैपिटल इन द फर्म। तो एंट्री क्या होती है, बाय बैंक, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया, मैंने इंसॉल्वेंसी बताई नहीं। लेकिन अगर वो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो इस पोजीशन में नहीं होगा कि वो फर्म की जो भी डेफिशिएंसी है, मतलब जो भी पर्सन आउटसाइडर पैसे मांग रहे हैं तो वो दे नहीं पा रहा क्योंकि वो इंसॉल्वेंट है, तो वो इस पोजीशन में है ही नहीं कि फर्म की डेफिशिएंसी को बियर कर सके। तो ये बोल रहा है जो कैपिटल की डेफिशिएंसी होगी वो कौन बियर करेंगे, बाकी सॉल्वेंट पार्टनर, समझ गए। तो मतलब बाकियों पे लाद दिया जाएगा। मान लो कि ए बी और सी, अब मैं हूँ सी चिराग, इंसॉल्वेंट हो गया मैं, और मुझे पता है कि मेरी कैपिटल का डेबिट बैलेंस कितना आया, 1 लाख आया, कितना आया 1 लाख डेबिट बैलेंस आया। इसका मतलब मुझसे 1 लाख लाने के लिए बोला गया, तो मैंने बोला कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, यानी मेरे पास पैसे ही नहीं है और अराउंड मैं सिर्फ 40% ही आपको दे सकता हूँ। मेरी प्रॉपर्टी जो भी बेचोगे या मेरे पास जो भी होगा अमाउंट, तो मैं 40,000 ही दे सकता हूँ। तो 1 लाख में से 40,000 गए, बाकी कितने बचे 60,000, कितने बचे। तो ये 60,000 का पार्ट कौन बियर करेगा, ए और बी बियर करेगा। अगर मान के चलो कि गार्नर वर्सेस मुरे रूल नहीं लग रहा, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा, अगर वो नहीं लग रहा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और अगर गार्नर वर्सेस मुरे रूल लग रहा है तो कैपिटल रेशो में। इसमें दो चीज़ें होती हैं, यानी कैपिटल रेशो का पार्ट होता है और एक रिलायशन का लॉस जो होता है वो सॉल्वेंट पार्टनर क्या लेके आते हैं, कैश में लेके आते हैं। कैसे मैं आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ऑफ सच पार्टनर विल बी बॉन्ड बाय सॉल्वेंट पार्टनर बिफोर द ईयर 1903, 1903 से पहले डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर यूज्ड टू बी बॉन्ड बाय सॉल्वेंट पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये बोल रहा है। अब देखिए किसके केस में बोल रहा है, ये इंग्लैंड के केस में बोल रहा है, लंदन इंग्लैंड जैसे आप बोल सकते हो। तो इंग्लैंड के केस में बोल रहा है क्योंकि वहाँ पे जनरली क्या बोल रहा है 1903 से पहले, क्योंकि जब तक ये डिसीजन नहीं आया था उससे पहले सॉल्वेंट पार्टनर जो भी बॉन्ड करते थे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बॉन्ड करते थे। किसका, इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो भी हिस्सा है, जो भी डेफिशिएंसी है, तो एक तरीके से वो फर्म की डेफिशिएंसी हो गई। और कौन बियर करेंगे, बाकी जो सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, जिनके पास पैसा पड़ा है, जो इंसॉल्वेंट नहीं हुए, इसको हम हिंदी में बोलते हैं साहूकार। हिंदी में क्या बोलते हैं, साहूकार मतलब गेनर, एक तरीके से बोल सकते हैं। गेनर भी नहीं बोलेंगे देखिए, क्योंकि इनके पास पर्सनल असेट पड़ी हुई है, इसका मतलब ये मान के चलिए, जबकि इनके पास एक तरीके से पर्सनल असेट्स भी नहीं है। बट इन दैट ईयर द कोर्ट ऑफ इंग्लैंड अवॉर्डेड अ डिसीजन इन द केस ऑफ गार्नर वर्सेस मरे, ये बोल रहा है उस वक्त अकॉर्डिंग दैट डिसीजन सॉल्वेंट पार्टनर हैव टू बियर द लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर इन द कैपिटल रेशो। तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्टनर की इंसॉल्वेंसी होने से जो भी फर्म को डेफिशिएंसी भी, यानी फर्म जो बाय कैश या बाय बैंक के फॉर्म में उस इंसॉल्वेंट पार्टनर से नहीं मांग पा रही, तो उसको कौन बियर करेगा, वो सॉल्वेंट पार्टनर बियर करेंगे अपने कैपिटल रेशो में। अब देखिए कैपिटल दो टाइप की होती है, एक तो होती है फिक्स और एक होती है फ्लक्चुएटिंग। जब आपको बताया कि फिक्स कैपिटल होती है तो सारा एडजस्टमेंट किसके थ्रू होता है, पार्टनर्स करंट के थ्रू। ठीक, किसके थ्रू, पार्टनर्स करंट। बेसिक पार्ट में जाके देख लेना अगर दिक्कत हो रही है तो आपको बताया कि पार्टनर्स कैपिटल में जो पार्ट आता है वो क्या आता है, सिर्फ बाय बैलेंस, बाय कैश या बैंक और टू कैश या बैंक, यानी एडिशनल कैपिटल लगाइए निकालिए। तो पार्टनर्स कैपिटल चेंज नहीं होती। तो जब भी आपको कैपिटल रेशो बोलेगा तो अगर आपको फिक्स कैपिटल बोल दे तो पार्टनर्स कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस आ जाएगा। लेकिन अगर आपको फ्लक्चुएटिंग बोल दे तो गार्नर मर्रे के रूल में ये निकला था कि जनरली जो भी उसमें रिजर्व, सरप्लस या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, मतलब जो भी रिजर्व्स एंड लॉसेस का पार्ट है वो एडजस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद कैपिटल रेशो निकालना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने जिस साल डिसोल्यूशन हुआ और आपने रिजर्व का पार्ट एडजस्ट नहीं करा, यानी ईयर एंड पे जैसे डिसोल्यूशन हुआ, जब भी डिसोल्यूशन हुआ आपने कैपिटल का बैलेंस देख लिया और आपने सीधा रेशो निकाल दिया, ऐसा नहीं है। अगर फ्लक्चुएटिंग है, फिक्स में तो चलो डायरेक्ट ले लो, फिक्स में डायरेक्ट ले सकते हो, लेकिन फ्लक्चुएटिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी रिजर्व है, क्योंकि आपको पता है कि फ्लक्चुएटिंग में रिजर्व के जो भी एडजस्टमेंट होते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी एडजस्टमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, कैपिटल अकाउंट के थ्रू, जबकि यहाँ पे किसके थ्रू होता है, करंट के थ्रू। इसलिए यहाँ तो डायरेक्ट, यानी फिक्स कैपिटल में डायरेक्ट आप कैपिटल रेशो ले सकते हो, जो नॉर्मल ओपनिंग होता है बैलेंस एक तरीके से मान, नहीं सॉरी क्लोजिंग बैलेंस होता है वो मान के चलिए, लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट के बाद आपको लेना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट क्या करना पड़ेगा, फ्लक्चुएटिंग में रिजर्व का सारा पार्ट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, पीएनएल का करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैंने ऐसे ही पर्टिकुलर पार्ट दे रखा है। ये बोल रहा है गार्नर मरे केस का फैक्ट क्या था, तो एक फॉर्मेट के फॉर्म में एग्जाम्पल बना के दे रखा है, पर एक और मैंने मान के चलो प्रैक्टिकल तो नहीं बोलूँगा,
जो नॉर्मल आप इलस्ट्रेशन पढ़ते हो उस टाइप का एग्जाम्पल मैंने कवर कर रखा है। तो ये बोल रहा गार्नर, मुरे एंड विल्किंसन। कहीं मैंने विल्किंग भी पढ़ा था, आप देख लेना ढंग से विल्किंसन है या विल्किंग है, क्योंकि हमें इस पे जाना ही नहीं है, ये पूछेगा भी नहीं। ठीक, तो ये बोला गार्नर, मरे एंड विल्किंसन वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 30 जून 1900 व्हेन एसेट वर सोल्ड एंड लायबिलिटी वर डिस्पोज ऑफ। आफ्टर दिस द बैलेंस शीट ऑफ फर्म वाज एज अंडर। ठीक है, तो ये बोल रहा है उसके बाद फर्म की जो बैलेंस शीट है वो इस तरीके से दे रखी थी। अब यहाँ पे आपको ये बोल रहा है लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, कैपिटल दे रखी है गार्नर मोरे की, और यहाँ पे याद रखना देखो ये विल्किंसन है ना, उसकी डेफिशिएंसी दे रखी है। ऊपर आप पढ़ के देख लेना, ये बोल रहा है कि ये इक्वली बांट रहे थे, क्या बांट रहे थे, प्रॉफिट लॉस इक्वली बांट रहे थे। अब देखिए ये बोल रहा है कि जो ये डेफिशिएंसी ऑफ विल्किंसन कैपिटल दे रखा है, तो ये मान के चलिए विल्किंसन क्या हो गया था, दिवालिया हो गया था। विल्किंसन वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ये दे रखा है, तभी एक तरीके से उसकी जो कैपिटल का बैलेंस है वो डेबिट भी दे रखा है। पर इससे इसका मतलब नहीं होता कि इंसॉल्वेंट हुआ, याद रखना, इससे ज़रूरी नहीं कि वो इंसॉल्वेंट हो। वो पैसे लेके आना चाहे तो लेके आ सकता है ना, लेकिन अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो गार्नर मर्रे रूल एप्लीकेबल क्यों हुआ, क्योंकि कोर्ट ऑफ इंग्लैंड ने डिसीजन दिया था। तो उसने क्या बोला कि ये देखिए 263 आपको दिख रहे हैं, उसकी टोटल लायबिलिटी कितनी है, तो 263, और ये रिलायशन का लॉस अभी तक बांटा नहीं गया। तो आपको बताया कि रिलायशन का लॉस जो बढ़ता है वो किस में बढ़ता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता है। तो इसका जो 1/3 हिस्सा था, क्योंकि इक्वल था, तो जैसे ही आप निकालोगे तो अराउंड मेरे हिसाब से 212 रुपये आएगा समथिंग, अप्रॉक्स 212 आएगा, 212 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा अप्रॉक्स। तो 263 रुपीज़ इसके ये वाले डेबिट के, और इसके अलावा लॉस के ये पार्ट ये भी डेबिट होगा। तो टोटल मिला के डेफिशिएंसी विल्किंसन की कितनी थी, 475 थी। अब देखिए बोल रहा है कि कोर्ट के सामने ये डिसीजन आया कि कैसे इस डेफिशिएंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो वही डिसीजन लिया गया जो कि आप पढ़ रहे हो। इसका मतलब क्या पढ़ रहे हो कि कैपिटल रेशो में बांटा जाएगा, किसके केस में, गार्नर और मर्रे की कैपिटल में। तो ये बोल रहा है जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसका जो भी डेफिशिएंसी है वो गार्नर और मर्रे बांटेंगे किस में, अपने कैपिटल रेशो के प्रोपोर्शन में। तो ये बोल रहा है इन अकॉर्डेंस विद डिसीजन अवॉर्डेड बाय कोर्ट that solvent partners shall bear the insolvency loss in the ratio of their capital just before firm dissolution। अब देखिए इसमें यही बोल रहा है, ढंग से देखना, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल जस्ट बिफोर फर्म डिसोल्यूशन, यानी फर्म डिसोल्यूशन होने से पहले जस्ट जो कैपिटल का रेशियो वो। लेकिन आपने बोला सर कि आपने एडजस्टमेंट का पार्ट भी बताया, तो देखिए फ्लक्चुएटिंग में तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, नीचे दे रखा है। और जब भी फिक्स की बात करेगा तो ये बोल रहा है जब भी डिसोल्यूशन हुआ उससे पहले बैलेंस शीट में जो भी कैपिटल पड़ी थी वो आपको देखनी पड़ेगी, ऐसे बोल रहा है। अब देखिए बोला डिसीजन वाज अवॉर्डेड, क्यों डिसीजन दिया गया, इस ग्राउंड पे दिया गया कि दैट रियलाइजेशन लॉस इज़ नॉट ए बिजनेस लॉस और दिस लॉस इज़ डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस लॉस। तो ये बोल रहा है कि जो ये लॉस हुआ है ये बिजनेस लॉस नहीं है। क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये एक तरीके से एबनॉर्मल लॉस है। आपका हर साल क्या रियलाइजेशन का लॉस होता है कि नहीं, तो वो कभी कभी हो गया, ये बोल रहा है। कभी कभी मान के चलो कि अराउंड 4 to 5 ईयर में हो गया, लेकिन आपने डिजॉल्व होने की सोची तो आप क्या मान के चल रहे हो कि आपको हर साल थोड़ी लॉस होता था। तो कोर्ट ने डिसीजन लिया कि ये एबनॉर्मल लॉस की तरह है, इसलिए ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं बढ़ सकता, ये कैपिटल रेशो में बटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है, जैसे ABC के केस में मैंने बोला C यानी चिराग, गार्नर मरे विल्किंसन में क्या बोल दिया, विल्किंसन, तो अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी कैपिटल का अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है, ठीक है याद रखना, क्रेडिट आ रहा है तो इंसॉल्वेंट नहीं है, क्योंकि वो जनरली क्या करेगा, उसको तो हमें एक तरीके से देना पड़ेगा, टू बैंक पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसका डेबिट बैलेंस आ रहा है तो उसका हिस्सा डेफिशिएंसी का प्लस रिलायशन लॉस का उसका हिस्सा वो किस रेशो में बटेगा, कैपिटल रेशो में बटेगा, किस में, सॉल्वेंट पार्टनर्स के बीच में। तो देखिए ये बोला इंटरप्रिटेशन ऑफ द केस, क्या आया, ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन अवॉर्डेड इन द केस फॉलोइंग 2 पॉइंट्स आर टू बी नोटेड, द लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर शैल बी बॉन्ड बाय सॉल्वेंट पार्टनर इन द रेशो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल्स। ये मैंने आपको बताया। सेकंड भी मैंने आपको बोल के बताया था शुरू में, लेकिन आप समझे नहीं होंगे। ये बोल रहा है सॉल्वेंट पार्टनर शैल ब्रिंग देयर शेयर ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन इन कैश। आप देखिए कि अभी आपने जो ऊपर नॉर्मल छोटा सा यानी बोल सकते हैं कि फालतू का ये एग्जांपल है, अगर 635 का 1/3 निकाला तो कितना निकला था, 212 अराउंड निकला था। यही मान के चलिए 212 और एक का 211 आ जाएगा। मैं अप्रोक्स राउंड ऑफ करने के लिए बोल रहा हूँ। तो मान के चलिए कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट आ रहा है, तो ये बोल रहा है कि ये A है, ये B है, गार्नर मरे की जगह A और B बोल दिया और विल्किंसन की जगह C बोल दिया। तो देखिए ये तो इसकी इंसॉल्वेंसी का पार्ट है, आपको पता है, और इसका जो रिलेशन का लॉस, सॉरी ये रिलेशन का लॉस है, और जो इसकी कैपिटल का पार्ट है ये जुड़ के जो 475 हुआ, ये A और B बियर करेंगे, किस रेशो में, कैपिटल रेशो में बियर करेंगे। तो कैपिटल आपको देखनी पड़ेगी बैलेंस शीट की डेट के हिसाब से। एडजस्टमेंट कब करोगे, अगर वो फिक्स कैपिटल का पार्ट नहीं है तो उस केस में आप देखोगे कि इस बैलेंस शीट के अंदर कोई रिजर्व तो नहीं है, ये देख लिया।
अब आपको बोल रहा है कि जो लॉसेस आपने देखे अभी कितना है, 212 ए का और 212 बी का, वो कैश में लेके आएंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, याद रख लेना। एंट्री क्या होगी, 2 एज कैपिटल, ठीक है, और 2 बीज कैपिटल, ऐसे उनको लानी पड़ेगी। तो उनका जो भी लॉसेस का पार्ट है, यानी जो भी सॉल्वेंट पार्टनर्स का लॉसेस का पार्ट है, वो क्या लेके आएंगे, कैश में लेके आएंगे। तो हमारे केस में अगर आप ऊपर देखोगे गार्नर मुरे हैं, तो उस केस में क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गार्नर्स कैपिटल और टू मुरेज कैपिटल, ऐसे बोल दिया। अब देखिए मैंने आपको ये बताया था, ये देख लेना, रेशियो ऑफ कैपिटल रेफर टू बैलेंसेस ऑफ कैपिटल स्टैंडिंग इन द बैलेंस शीट जस्ट प्रायर टू डिसोल्यूशन, मतलब उससे पहले, डिसोल्यूशन होने पर उससे पहले जो बैलेंस शीट बनी हुई है, जब भी आपको बैलेंस शीट दिखा रखी है, तो उस वक्त जो भी उनका कैपिटल का प्रोपोर्शन दे रखा है। पर इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या बोल दिया, कहाँ गया पॉइंट, ये रहा। ये बोल रहा है, इफ बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इज प्रिपेयर्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर, देन फॉर द रेशियो बैलेंसेस ऑफ कैपिटल विल बी टेकन स्टैंडिंग इन बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन। इट इज़ एप्लीकेबल इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल। अब ऐसा क्यों बोल दिया, क्योंकि जनरली ये एडजस्टमेंट करना नहीं चाहता था, क्योंकि जब भी फिक्स कैपिटल का पार्ट होता है सारा एडजस्टमेंट करंट के थ्रू होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल में हम चेंजेस बोलते ही नहीं है। चेंजेस दो वजह से होता है, एक तो बाय कैश या बैंक, या टू कैश या बैंक। इसलिए हम बोलते हैं कि जो फिक्स कैपिटल में कैपिटल अकाउंट है उसमें चेंज नहीं होता। इसलिए आप 31 दिसंबर, इसका मतलब क्या हुआ, पिछली जो बैलेंस शीट बनी है उसकी कैपिटल का रेशो भी ले सकते हो, रेशो भी क्या, रेशो ही ले सकते हो। फिर आपको सेकंड बोल दिया, अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो एडजस्टमेंट कैपिटल का करना पड़ेगा, मतलब बैलेंस शीट में जो कैपिटल दे रखी है उसके साथ जो भी रिजर्व के पार्ट है, मैंने आपको बताया, या प्रॉफिट एंड लॉसेस के पार्ट है, तो जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, पीएनएल जो भी आपके दे रखे हैं बैलेंस शीट में, या पीएनएल का लॉस भी दे रखा है, यानी पीएनएल का डेबिट बैलेंस भी दे रखा है, तो वो आपको लेस कर देना है। किसके किसके रेशो में बांटोगे, जनरली आपको पता है कि वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ जाता है। तो ये बोल रहा है कि एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही उनके कैपिटल का जो पार्ट निकल के आएगा एडजस्टेड, वो कैपिटल रेशो कहलाएगा। अब देखिए कैसे आपको इलस्ट्रेशन के थ्रू समझ में आएगा, अभी कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। और क्योंकि फिक्स कैपिटल तो सिंपल है, तो मैं आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला एग्जांपल बताऊंगा। नोट, इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शन इन क्वेश्चन इट शुड बी सॉल्व अप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ गार्नर वर्सेज मरे केस। देखिए ये तो क्या है, उसके लिए मान के चलिए कि एग्ज़ाम में जैसे स्टूडेंट क्वेश्चन करते थे, तो आपको पता है कि जब भी एक बड़ा क्वेश्चन आता है कुछ नहीं बोलता, आपको पता है कि ये बोल देता है कि डिसोल्यूशन का केस है। आपने जब डिसोल्यूशन का पढ़ा तो आपने क्या बोला, 2 बैंक करना है, लेकिन साथ में क्या बोल दिया, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। अब तुम्हें कुछ नहीं दे रखा तो कन्फ्यूज हो गए, बच्चे भी कन्फ्यूज। तो हम क्या बताते हैं उन्हें कि अगर कुछ नहीं दे रखा तो गार्नर वर्सेज मरे का केस लगा दो। इसका मतलब क्या, जो भी इंसॉल्वेंट हो रहा है अगर वो कुछ भी हिस्सा लेके आया, जैसे 1 लाख की इंसॉल्वेंसी का पार्ट मैंने बोला, और उसमें से अगर वो 40,000 लेके आया तो बाय कैश कर दो, और बाकी 60,000 को आप सॉल्वेंट पार्टनर के कैपिटल रेशो में बांट देना, ये हम बता देते हैं, ठीक है। और याद रखना, जो गार्नर वर्सेस मरे केस है वो कोर्ट ऑफ इंग्लैंड जो बोल रहा है उसके हिसाब से लगा है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में इसका कोई लेना देना नहीं है। पर याद रखना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये भी रूल नहीं दे रखा कि हम इसके अगेंस्ट है, ऐसा बोल ही नहीं रखा। तो आप चाहे तो गार्नर वर्सेस मरे रूल अपने केस में एप्लीकेबल कर सकते हो, ये बोल रहा है, आप लगा सकते हो। तो ये बोल रहा है, नथिंग हैज़ बिन प्रोवाइडेड इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एज रिगार्ड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ गार्नर वर्सेज मरे रूल। क्या बोल रहा है, गार्नर वर्सेज मरे रूल का जो भी पार्ट है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में दे ही नहीं रखा। तो इसका मतलब क्या है, वो जो एक्ट है इसके अपोज में भी नहीं है, इसके अगेंस्ट भी नहीं है, तो उस केस में आप लगा सकते हो। लेकिन जो इंडिया के हिसाब से हम बोलेंगे कि जनरली अगर वो गार्नर मरे नहीं लगाते हैं, ठीक है, या अपने डीड के हिसाब से नहीं लिखते हैं, तो वो जनरली किस में बांटते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटते हैं। एज सच डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर शुड बी बॉर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर इन देयर रेस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जो सॉल्वेंट पार्टनर अपने कैपिटल रेशो में नहीं बांटेंगे लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे। लेकिन अगर गार्नर वर्सेज मरे रूल लग गया तो वो कैपिटल रेशो में आएगा, जिसका आपको एक लास्ट इलस्ट्रेशन दे रखा है, और एक मैंने वो दे रखा है कि वो सेटलमेंट के केस में या डिसोल्यूशन के केस में माइनॉरिटी का इंटरेस्ट क्या रहता है, यानी माइनॉरिटी जो पार्टनर रहता है उसका क्या पार्ट रहता है। तो आपको पता है कि उसको प्रॉफिट के हिस्से के लिए पार्टनर बनाया जाता है। आपने ये भी पढ़ा था कि वो कैपिटल के लिए एक तरीके से आता है, यानी कैपिटल लेके आता है, तो उसकी लायबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड रहेगी, कैपिटल तक ही लिमिटेड रहेगी माइनर पार्टनर की, ठीक है। तो जनरली याद रखना, उसको अपनी पर्सनल या प्राइवेट एसेट नहीं देनी पड़ेगी। बाकी सारे जो मेजर पार्टनर है जिनकी एज 18 या उससे ज़्यादा हो चुकी है, मतलब मैच्योर हो चुके हैं, तो उस केस में उन्हें अपनी पर्सनल असेट भी देनी पड़ सकती है, तो वो बाय कैश या बैंक करेंगे, यानी फर्म को देंगे, लेकिन माइनर पार्टनर नहीं देगा। यहाँ पे बोल रहा है दीपक कपिल भारत पार्टनर है, 3:1 का पार्ट है, बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 14 की। थोड़ा सा आप देख लेते हैं, 14 नहीं, यहाँ पे मैंने 20 कर दिया, तो चलो इसको मैं 20 कर दूंगा बाद में। तो 31 मार्च 20 की बैलेंस शीट दे रखी है। आपको बोल रखा है लाइबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट,
क्रेडिटर, बीपी, जनरल लेजर, पीएनएल। अब देखिए जानबूझ के दिए हुए हैं ताकि आपकी एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। अब कैपिटल आपको पता है कि 3 पार्टनर है, दीपक, कपिल और भरत। आप देख सकते हैं ऊपर अपन ने पढ़ा था दीपक, कपिल, भरत 3-2-1, लेकिन यहाँ पे देखिए कैपिटल इसकी दे रखी है तो भरत की यहाँ दे रखी होगी। तो इसका मतलब आपको पता है कि भरत गया, यानी भरत दिवालिया होने वाला है। आगे लाइन में यही बताएगा, यानी इंसॉल्वेंट होने वाला है। कैश, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग ये दे रखा है। अब आपको बोल रहा है कि फर्म डिसॉल्व हो गई उस डेट को। बिल्डिंग एंड स्टॉक वर सोल्ड फॉर 528, वही बाई कैश या बैंक। रिलाइशन एक्सपेंसेस कितने, 6000, मतलब रिलाइशन टू बैंक। डेटर्स वर्थ ₹3000 वर डिक्लेयर्ड एज बैड, तो डेटर आप देख लेना कितने के हैं। देखिए 120 में से 3 गए तो 1,17,000 आपको मिल जाएंगे, यानी बाई कैश या बैंक। ये बोल रहा है कि भरत वाज डिक्लेयर्ड आ गया इंसॉल्वेंट एंड ₹5100 ओनली कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट। उसकी जो पर्सनल संपत्ति है, पर्सनल संपदा है, प्रॉपर्टी है, उससे सिर्फ 5100 ही मिल पाए। आप बोलोगे कितने, 24। मैं बोलूँगा 24 नहीं, अभी और भी एडजस्टमेंट होते हैं, आपको पता है। तो और भी एडजस्टमेंट होते हैं तो बाद में देखेंगे, ठीक है। यानी अभी पार्टनर्स कैपिटल दिखाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अप्लाई गार्नर वर्सेज मरे रूल, अज्यूमिंग दैट सॉल्वेंट पार्टनर डू नॉट ब्रिंग देयर शेयर ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन इन कैश। मतलब वो जो सेकंड मैंने लाइन आपको बताई थी कि सॉल्वेंट पार्टनर जो भी रियलाइजेशन का लॉस है वो किस में लेके आते हैं, कैश में लेके आते हैं। तो ये अज्यूम कर दिया कि ये लाइन एप्लीकेबल नहीं हो रही, तो ये एंट्री आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक तरीके से उसी में पार्टनर्स कैपिटल में करके बता दूंगा, यानी समझा दूंगा ऐसे एंट्री होती है। सिंपल पार्ट है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अब देखिए आपने मुझसे रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ा होगा, तो नॉर्मल वैसे ही अकाउंट है जैसे आपको होता है डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग, ये आप क्या कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो। अब देखिए मैं वहाँ से देख नहीं रहा क्योंकि सिंपल पार्ट है, ये क्रेडिटर, बीपी। चलिए एक बार देख ही लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। 120, 180, 384 दिख रहा है, ये बैलेंस शीट की वैल्यू है। 140 और 1 लाख दिख रहा है, ये बैलेंस शीट की वैल्यू है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग। कैश क्यों नहीं लिया, क्योंकि अलग से अकाउंट खुलता है। कैपिटल क्यों नहीं लिया, क्योंकि अलग से अकाउंट खुलता है। क्रेडिटर ले लोगे, बीपी ले लोगे, ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपको पता है कि ये पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाता है, जनरल लेजर और पीएनएल में बढ़ जाता है। अब देखिए कैपिटल रेशो निकालने के लिए तो अलग से निकालना वर्किंग नोट में, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नॉर्मली भी ये बढ़ जाता है। तो आपको पता है कि रेशो क्या है, ऊपर 3:1 है। तो आप देख लीजिए, जनरली आपको ये पता चल जाएगा। तो ये डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग लिखा और यहाँ पे सिर्फ क्रेडिटर और बीपी लिखा और कुछ नहीं लिखा। अब आपको पता है कि आप देखोगे जो एसेट्स है उससे कितना रिलाइज़ हुआ। रिलाइज़ हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो छोड़ दोगे। तो आपको पता है कि अभी मैंने बताया था जो डेटर्स हैं वो 3000 के बैट थे, तो कितने मिले, 1,17,000 मिले। जब आपने ये 384 का बिल्डिंग का पार्ट देखा, ठीक, और स्टॉक का पार्ट भी देखिए है क्या, तो देखिए बिल्डिंग का पार्ट तो चलो बोल दिया, बिल्डिंग एंड स्टॉक वर सोल्ड फॉर 528। अच्छा ये दोनों एक साथ ही बेच दिए, तो अच्छी बात है। आपको कौन सा अलग अलग निकालने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे देखिए दोनों का ही एक साथ पार्ट दे दिया, बिल्डिंग एंड स्टॉक ऐसे लिख सकते हो, ठीक। तो बिल्डिंग एंड स्टॉक, चाहे स्टॉक का नहीं भी मिलता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने बोला ना, क्योंकि एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन क्रेडिटर और बीपी के लिए देखिए, आपका कहीं बोल रखा है क्या, देखो क्रेडिटर के लिए बोल रखा है क्रेडिटर वर पेड इन फुल। रिलाइजेशन एक्सपेंस भी याद रख लीजिए 6000, क्योंकि मैं बाद में वापस बताऊंगा। तो देखिए क्रेडिटर्स और पेड इन फुल, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो क्रेडिटर आपने बंद किए थे 1,40,000 वो पे होंगे। लेकिन बीपी के लिए कुछ भी नहीं दे रखा, आप चाहे कहीं भी देख लेना। तो क्वेश्चन में अगर लाइबिलिटी के लिए कुछ ना बोले तो वो भी पे हो जाती है। तो देखिए कैश कर रखा है, ठीक। देखिए राजस्थान बोर्ड में हमारे क्या करता है, ज़्यादातर कैश लेता है, वो बैंक अकाउंट पे कम ध्यान देता है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में बैंक अकाउंट होता है, नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर कैश अकाउंट ही बना हुआ रहता है। इसलिए यहाँ पे आप ये ध्यान मत देना कि पर्टिकुलर कैश क्यों किया गया, बैंक भी हो सकता है अगर बैंक अकाउंट क्रिएट होता तो, ठीक। हमने कैश से कर दिया क्योंकि बैलेंस शीट में कैश अकाउंट क्रिएट था। तो आप देखिए ये पार्ट हो गया, ये पार्ट भी आपका हो गया, और ये जो रिलेशन एक्सपेंस मैंने आपको बताया 6000 ये भी हो गए। टोटल किया, यहाँ से लेस किया तो आपका 45,000 का लॉस आ गया। 45 को 3:1 में बांट दिया, तो ये आपका आ गया दीपक, क्या क्या नाम था मैं तो नाम भी भूल गया, दीपक, कपिल और भरत, दीपक, कपिल और भरत। अब पार्टनर्स कैपिटल देखिए, तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल को मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ। देखिए एक तो ये आएगा, एक ये आएगा। यहाँ पे देखिए कोई पीएनएल का डेबिट बैलेंस है क्या, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या, नहीं है ना। यानी कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है क्या, नहीं है। तो आपको पता है जनरल लेजर और पीएनएल दे रखा है। गुडविल पे ध्यान मत देना, क्योंकि आपको पता है गुडविल आप बांटते नहीं हो डिसोल्यूशन के केस में। जनरली गुडविल को आप क्या करते हो, क्लोज कर लेते हो और उसका पैसा रियलाइज कर लेते हो, तो वो रियलाइजेशन में आता है, मैंने आपको बताया था। तो देखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय जनरल लेजर बांट देना, ये 54,000 थे अराउंड, बांट दिए। पीएनएल ये कितना था अपना 18, इसको 3:1 में बांट दिया, ये हो गया।
अब आप बोलोगे सर ये बाय कैश का पार्ट आ रहा है, तो आप देख लेना जनरली ये क्यों आ रहा होगा, ध्यान है ना क्यों आ रहा होगा, ये रहा, भरत वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट और उससे 5100 मिले, तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू भरत कैपिटल। और एक और चीज़ देखना, आपको भरत का जो बैलेंस दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, ये रहा 24,000, तो ये क्या आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, क्या आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिख गया एंट्री। ठीक, तो देखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, और ये बाय कैश हो गया, ये बाय जनरल लेजर हो गया, ये बाय पीएनएल हो गया। ये जो रियलाइजेशन का लॉस है ये पर्टिकुलर बढ़ गया, ये भी आपको आता है, रियलाइजेशन का पार्ट लॉस आता है तो यहाँ पे, और बाय रियलाइजेशन यहाँ पे प्रॉफिट का पार्ट आता है। अब आप देखिए कि आपको ये एंट्री देखनी है, ये एंट्री और ये वाली एंट्री, एक ये भरत कैपिटल की और एक ये एंट्री, और ये जो देखोगे ये तो क्या है, लास्ट में सेटलमेंट का पार्ट है, इसलिए टू कैश या बाय कैश निकलेगा, सीधी सी बात, नॉर्मल। अब देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये लाइन पढ़ के देखिए, अज्यूमिंग दैट सॉल्वेंट पार्टनर डू नॉट ब्रिंग देयर शेयर ऑफ लॉस ऑन रिलाइजेशन इन कैश। अगर ये बोलता ही नहीं या ये बोल देता कि लेके आएंगे, वैसे स्पेसिफिकली बोलना चाहिए, जब भी हम क्या करते हैं स्कूल में सिखाते हैं तो क्या है, जब स्पेसिफिकली बोले तो जनरली हम एंट्री कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम एंट्री, देखिए एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू केस कैपिटल, क्योंकि हमें पता है कि भरत जो हो गया वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो यहाँ पे जो दीपक और कपिल है उससे रिलेटेड एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू दीपक टू कपिल। लेकिन यहाँ पे हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बोल दिया कि ये अज्यूम करो कि वो कैश में जो भी रिलाइजेशन का लॉस है खुद का, वो कैश में नहीं लेके आ रहे, डू नॉट ब्रिंग देयर शेयर, ठीक है, जो कि रिलाइजेशन के लॉस से रिलेटेड है। तो लॉस कितना है ये, अगर वो कैश में लाते तो एंट्री क्या होती है, याद रखना, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और वो कहाँ आ जाती, यहाँ पे आ जाती, ठीक, तो दीपक में आ जाती और कपिल में आ जाती। लेकिन आप याद रखना कि बाय कैश अलग से लिखना तो वो सही रहेगा, ताकि आप कंफ्यूज न हो। तो ये जो बाय कैश है वो किससे रिलेटेड है, जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उससे 5100 मिले हैं। अब देखिए पहले ये बांटना जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि टोटल मिला के उसका जो बैलेंस का डेबिट था ये, प्लस रिलाइजेशन का डेबिट ये हुआ, 31,500 का पार्ट था, ठीक है, दिमाग लगाना, 31,500 का पार्ट था, उसमें से 9,000 उसका ये हिस्सा गया, 3,000 उसका ये हिस्सा गया, तो 31,500 में से 12,000 गए, ठीक है, तो कितने बचते हैं, लगाइए 19,500, इस 19,500 में से 5,100 गए, ठीक है, तो आप इसका कैलकुलेशन करके देख लेना, ये आता है अपना 14,400, कितना था 14,400। तो हम क्या बोलेंगे कि जो भारत की डेफिशिएंसी है वो 14,400 की है, मतलब डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल लेस कर दिया और सीक्वेंस वाइज किया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जनरल लेजर हटा दिया, पीएनएल हटा दिया, और बाद में उससे जितना कैश मिला, वैसे अगर उससे कैश नहीं मिलता तो ये डेफिशिएंसी होती, लेकिन अगर उससे 5,100 मिल गए तो डेफिशिएंसी कितनी हुई, 14,000, 14,400, 14,400, ठीक। अब वो किस में बटेगी, कैपिटल रेशो में, किस में, इसमें नहीं, इसके साथ साथ ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो एडजस्टमेंट का पार्ट आता है जब भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का अकाउंट दे रखा है, फ्लक्चुएटिंग मतलब एक सिंगल अकाउंट खुलता है, तो ये बोल रहा है डेफिशिएंसी ऑफ भरत कैपिटल 14,000 कितने की है, 400 की है, गलती से 14,000 लिखा हुआ है, विल बी बॉन्ड बाय दीपक एंड कपिल इन देयर कैपिटल रेशो 3,00,180, जिसको हम बोल सकते हैं 5:3। अब देखिए 3,00,000 और 180 कैसे है, 264 156 दिखा, उसमें जनरल लेजर और पीएनएल। अगर आपका पीएनएल का डेबिट होता बैलेंस, कहने का मतलब पार्टनर्स कैपिटल टू पीएनएल होता, तो आप माइनस कर देते, डेफर्ड रेवेन्यू होता तो आपको बताया कि उससे पार्टनर्स कैपिटल कम हो जाती है तो माइनस कर देते। तो जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व या एक्यूमुलेट लॉसेस का पार्ट है वो आपको एडजस्ट करना है, उसके बाद जो भी पार्ट आया। अब देखिए 3,00,000 और 180 5:3, 14,400 को 5/8 और 3/8 में बांट के देख लीजिए, तो आपको पता है क्या आ जाएगा, आपका पार्ट ये आ जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि जो सॉल्वेंट पार्टनर अगर दे रहे हैं, तो जो दे रहे हैं उनकी कैपिटल क्या होती है, डेबिट होती है। यह आपने कहाँ सीखा था, जब आपने रिटायरमेंट के पार्ट में देखा था, तो आपने देखा था गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो वही सोचिए कि जो भारत एक तरीके से वो इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका लॉस है, जबकि दीपक और कपिल क्या है, सॉल्वेंट पार्टनर है, यानी वो इंसॉल्वेंट नहीं है, तो वो आराम से एसेट में से पैसा दे सकते हैं, अपनी पर्सनल एसेट में से पैसा दे सकते हैं। तो जनरली दीपक को क्या बोलेंगे, दीपक कैपिटल, कपिल कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, तो दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट, कपिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भरत। तो भरत में आ रहा है 5:3 में, और दीपक और कपिल के कैपिटल से जा रहा है। तो इनका मतलब अगर उनको पहले पैसे मिलते, इसको पहले कितने मिलते, 2,77,500 मिलते हैं, लेकिन 9,000 कटने के कारण
अब इसे कितने मिले दीपक को? सिर्फ 268,500 ही मिले, क्योंकि इस जो इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो भी डेफिशिएंसी या लॉस है इसको किसने बियर किया? सॉल्वेंट पार्टनर ने, जो कि दीपक है और कपिल है। ठीक, इसी तरीके से आप देख सकते हैं 5400 का पार्ट है आपका, ये आ गया। तो जैसे 180 के टोटल में से ये लेस कर देंगे तो 159,600 आ गया, जबकि पहले इसको कितने मिलते पता है? 1,65,000, लेकिन उसके 5400 कम हो गए और इसको कितने मिले? 159,600। फॉर्म ने पे किए हैं तो इसलिए एंट्री क्या होती है? दीपक कैपिटल टू कैश, कपिल कैपिटल टू कैश। अब देखिए मैं कैश एंड बैंक का पार्ट तो आपको बता नहीं रहा, नॉर्मल पार्ट है। टू बैलेंस कीजिए, फिर रिलेशन में देख लीजिए कि टू रिलेशन बाय रिलेशन कहाँ पे आ रहा है। फिर उसके बाद देखिए जो कैपिटल का पार्ट आपको बताया कि जैसे वो 5100 लेके आया था भारत जो इंसॉल्वेंट हुआ था, और यहाँ पे दीपक कैपिटल, कपिल कैपिटल टू कैश, लास्ट में उन्हें कितना पेमेंट कर दिया, टोटल मिला के आपका पार्ट सेम आ जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो पूछिएगा। ठीक, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक मैं बोल सकता हूँ कि सॉल्यूशन भी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, आपको स्क्रीनशॉट दे दूँगा। अगर आप सॉल्यूशन नहीं सॉरी क्वेश्चन भी चाहिए इससे रिलेटेड कि एक तरीके से आप प्रैक्टिस कर सको, तो मुझे बता देना, मैं आपको क्या करूँगा, एक फ़ोटो से स्क्रीनशॉट खींच के आपको ग्रुप में दे दूँगा, जिससे आप उसकी प्रैक्टिस कर लो और मुझे बता दो कि सर ये सही है नहीं है, मैं आराम से आपको दे दूँगा। ठीक है, या उसका सॉल्यूशन मैं आपको बाद में प्रोवाइड करके दे दूँगा, जिससे आपकी कोई भी गलती होगी आपको पता चल जाएगी। ये बोल रहा है लाइबिलिटी ऑफ माइनर पार्टनर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब भी फर्म डिसॉल्व होती है, अगर पार्टनर्स की इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो उस केस में माइनर पार्टनर, मतलब जो भी सॉल्वेंट पार्टनर में अगर कोई माइनर पार्टनर है तो उसकी क्या लाइबिलिटी रहती है? तो यहाँ पे ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट द लाइबिलिटी ऑफ ए माइनर पार्टनर इज लिमिटेड टू द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय हिम अलॉन्ग विद ए प्रॉफिट अर्न। जब हमने इसका डिटेल पार्ट पहले देखा था, शायद मेरे हिसाब से बेसिक या थ्योरेटिकल पार्ट में कहीं ना कहीं मैंने कवर किया है, या शायद मैंने बेसिक पार्ट में कवर किया, मुझे ध्यान आ रहा है। तो उस वक्त मैंने बताया था कि माइनर पार्टनर को एन्जॉय कराया जा सकता है किसके लिए? सिर्फ, यानी बेनिफिटेड कराया जा सकता है सिर्फ प्रॉफिट वाले पार्ट के लिए, कि वो प्रॉफिट के लिए एंटर हो सकता है। लॉसेस एक तरीके से हम बोलेंगे वो बियर नहीं करेगा, ये आपको पता है। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं यानी लॉसेस वो कभी भी बियर नहीं करेगा। और इसके अलावा हमने बोला कि जो भी वो कैपिटल लेके आएगा उतनी कैपिटल तक ही उसका लाइबिलिटी का पार्ट रहेगा, यानी जो भी ड्यू अमाउंट है पे करने का पार्ट उसकी कैपिटल तक का ही रहेगा, उसको अपनी प्राइवेट एसेट में से कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी प्राइवेट एस्टेट मतलब जो भी इसकी संपत्ति है उसको अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। जबकि जो भी मेजर पार्टनर होते हैं उनको अपनी प्राइवेट एस्टेट भी देनी पड़ सकती है, जो कि ऊपर वाले केस में आपने देखा होगा। एज रिगार्ड द पेमेंट टू फर्म डेट ओनली हिज कैपिटल इन द फर्म में भी यूज़ आ गया ना, सिर्फ उसकी कैपिटल यूज़ की जाएगी, मतलब जो भी ड्यूज अमाउंट है उसके लिए उसकी सिर्फ कैपिटल का काम आएगा। हिज प्राइवेट एस्टेट इज नॉट लाइबल फॉर फर्म ड्यूज इन केस इफ ऑल द पार्टनर ऑफ फर्म अदर देन माइनर बिकम इंसॉल्वेंट, इवन देन माइनर्स प्राइवेट एस्टेट इज नॉट लाइबल टू मीट फर्म डेट, तो हिज प्राइवेट एस्टेट में बी कैपेबल टू मीट दैम। इसका मतलब यह है कि अगर मान के चलो कि 5 पार्टनर हैं, उसमें से अगर एक माइनर पार्टनर है, यानी इसका मतलब क्या 5 में से एक माइनर, तो बाकी जो 4 पार्टनर है वो मेजर हैं। और अगर मान के चलो वो चारों पार्टनर क्या हो जाते हैं? इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, ये मान के चलिए चारों पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। ठीक, तब भी ये बोल रहा है कि अगर एक पार्टनर जो माइनर बच गया उसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी बची हुई है, पर्सनल एसेट बची हुई है, तब भी वो क्या करेगा? जो भी फर्म के डेट है वो पे नहीं करेगा, बस जितना कैपिटल का पार्ट है उतना दे देगा, अपनी वो प्राइवेट एस्टेट को नहीं देगा। तो ढंग से बढ़िया देखो, बोल रहा है इन केस इफ ऑल द पार्टनर ऑफ द फर्म अदर देन माइनर, माइनर को छोड़कर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, इवन देन माइनर्स प्राइवेट एस्टेट इज नॉट लाइबल टू मीट फर्म्स डेट दो हिज प्राइवेट एस्टेट में भी कैपेबल टू मीट देम। उसकी प्राइवेट एस्टेट इतनी सारी पड़ी हुई है लेकिन फिर भी यूज़ नहीं होगी, क्योंकि उसकी सिर्फ कैपिटल तक का ही पार्ट यूज़ होगा। समझ गए? तो ये मैंने थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट आपको कवर कर दिया, वैसे तो आपने पहले भी ये देख लिया होगा शायद, लेकिन फिर भी नहीं देखा तो आपको अभी समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपका पार्ट खत्म। अब मैं आपको पास्ट ईयर के एमसीक्यूज़ कवर कराऊंगा। मेरे हिसाब से मैं आपको मॉर्निंग में सारे एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कर दूंगा और मैं आपको नाइट में क्या करूंगा, यानी आपको टाइम दे दूंगा, आराम से आपका टाइम है तो उसको आप पढ़ लेना, या नाइट में या उसके अगले दिन आपको क्या करूंगा 2 वीडियो या एक ही वीडियो में सारे के सारे एमसीक्यूज़, मेरे हिसाब से एक वीडियो में तो नहीं होंगे, 2 वीडियो में कवर हो जाएंगे, तो आपको मैं कवर करके दे दूंगा। कुछ ऐसे पार्ट आएंगे जैसे रेशो से रिलेटेड, उसके मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में जब भी आ चुके हैं तो बहुत सिंपल आए हैं, तो उसके सिर्फ मैं आंसर बता दूंगा आपको और आपको वो खुद सॉल्व करने पड़ेंगे, तो पता चल जाएंगे सिंपल है। ठीक, तो कुछ टिपिकल होंगे उसके ही पर्टिकुलर मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, और जो थ्योरेटिकल पार्ट है उनसे रिलेटेड तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता ही दूंगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।